SLP ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में आगे देखते हैं एसिडिटी, अम्लीयता पहचानने का एक और मेथड, सिंपल और आसान। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज अलोंग द पीरियड, एसिडिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑल्सो इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ दिस एलिमेंट। अगर हम हाइड्राइड की बात करते हैं, हाइड्राइड यहाँ पे लिखा है हमारा एसिडिटी ऑफ हाइड्राइड। हाइड्राइड में क्या चीज़ें आ जाएंगी? तो हाइड्राइड में हमारा आ जाएगा ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, फ्लोरीन का, ये सभी कैसे हैं? तो ये सभी क्या हैं? हाइड्राइड्स हैं। तो हाइड्राइड्स क्या करेंगे? अगर हम पीरियड में देखें, लेफ़्ट टू राइट वाला टर्म देखें, तो लेफ़्ट टू राइट में पहले कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन का, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है उसकी एसिडिटी भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा कंपाउंड क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को उतना अच्छे से पुल कर पाएगा, तो हमको क्या मिलेगा? H+। तो सिंपल वे में आप याद रख सकते हैं, जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा रहता है उस बेसिस पे इसकी एसिडिटी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। अब एसिडिटी ऑल्सो इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंध वियोजन ऊर्जा घटने के साथ साथ अम्लीयता बढ़ती है। जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? HI। क्यों HI होगा? जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे, फ्लोरीन से आयोडीन तक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब नीचे जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा ये हाइड्रोजन को उतनी ईजिली क्या कर सकता है? फ्री कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? सबसे ज़्यादा HI एसिडिक होगा, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन आया था इसी से रिलेटेड, जिसको मैंने एसिड बेस वाले कॉन्सेप्ट में क्लियर किया था, वो इस कॉन्सेप्ट से और आसानी से क्लियर हो सकता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? NH3 से CH4 अधिक अम्लीय है। तो NH3 से CH4 अधिक अम्लीय है क्या? देखते हैं। तो यहाँ पे हमने अम्लीयता का क्रम देखा है सारे हाइड्राइड में, तो क्या NH3 कम अम्लीय है CH4 से? नहीं, NH3 ज़्यादा अम्लीय है CH4 से। तो यहाँ पे ये हो जाएगा गलत। पूछा क्या है? सही कथन। फिर बोला है HI से HF अधिक अम्लीय है क्या? तो हम जानते हैं सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होता है? HI, फिर क्या होता है? HBr, फिर HCl, फिर HF। ठीक है। अब इसने पूछा क्या? HI से HF, तो HI से HF ज़्यादा अम्लीय है क्या? नहीं है। HBr से HCl, HBr से HCl अधिक अम्लीय है क्या? नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट क्या बोला है? HCl से HF, HF पहले रहता है और अम्लीयता ऐसे बढ़ रहा है ना, तो HCl का ज़्यादा है, पर यहाँ पे दिया है HCl से HF का अधिक है क्या? तो ये भी नहीं। तो ये चारों ऑप्शन मेरे क्या हो गए? नहीं हो गए। तो मेरा लास्ट ऑप्शन क्या बचा? इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एसिडिटी का, अगर हाइड्राइड से रिलेटेड। तो अब देखेंगे डाइपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैं इसे बता रही हूँ, क्योंकि 2017 में मैंने ये देखा कि जो क्वेश्चन 2016 में नहीं पूछे गए हैं वो 2017 में पूछे गए हैं कुछ एक्स्ट्रा, इसलिए मैं ये बता दे रही हूँ डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? किसी भी ध्रुवीय संयोजक बंध अणु की ध्रुवीयता को द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में मापते हैं। जैसे द्विध्रुव आघूर्ण को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू होता है Q इंटू डी। क्यू क्या है? तो Q क्या है? जो कंपाउंड पे जो आवेश लगता है वो है, और D क्या है? उसके बीच का डिस्टेंस है, और म्यू द्विध्रुव आघूर्ण। अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा उसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा।
जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है म्यू का क्रम, यानी द्विध्रुव अघूर्ण का क्रम यहाँ पे दिया हुआ है। HF सबसे ज़्यादा इसके विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है, फ्लोरीन का बहुत ज़्यादा विद्युत ऋणी है, हाइड्रोजन कम है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन और उसके साथ हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा अंतर किस में है? इसमें, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें। तो जितना ज़्यादा अंतर होगा वो उसके क्या होगा? द्विध्रुव अघूर्ण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। म्यू इज इक्वल टू 0 कब होगा? जहाँ पे द्विध्रुव अघूर्ण होगा वहाँ पे म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और जहाँ पे द्विध्रुव अघूर्ण शून्य होगा। कहाँ पे शून्य होगा? इनके इलेक्ट्रोनिगेटिव में कोई अंतर है क्या? नहीं। H प्लस H प्लस, कोई ऐसा अंतर है नहीं। फ्लोरीन फ्लोरीन में कोई अंतर है क्या? नहीं। क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं है। तो इन सब का म्यू यानी द्विध्रुव अघूर्ण क्या होगा? शून्य होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे HCl का दिया है। अगर HCl का मैं देखती हूँ द्विध्रुव अघूर्ण, तो जिधर अधिक विद्युत ऋणात्मक है उसको हम एरो से शो करते हैं, ठीक है, और जिधर कम है उसको ऐसे करते हैं। मतलब जिधर ज़्यादा है उसको एरो से और जिधर कम है उसको ऐसे शो करते हैं। तो सब में देख लेते हैं हम। क्लोरीन में दोनों तो सेम है तो म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। HH सेम है, म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर BF3 की बात करूँ तो कौन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है? फ्लोरीन, इसलिए मेरा एरो कैसे गया है? फ्लोरीन के साइड, और इधर क्या लगा है? इस टाइप से कट, ठीक है। वैसे इधर भी और वैसे इधर भी, तो सभी क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब होता है तो कैंसल हो जाता है। ये जो अपोजिट डायरेक्शन है इसको कहते हैं ट्रांस। तो जब ट्रांस पोजिशन में होता है अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसल आउट हो जाता है, तब म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? 0 हो जाता है। H2O के केस में अगर हम देखें तो इन दोनों में कौन, कार्बन और हाइड्रोजन, कौन ज़्यादा ऋणात्मक है? कार्बन। तो एरो किधर है? कार्बन के साइड। और ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन, तो इधर एरो क्या है? ऊपर है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या ऐसे टाइप का कोई दिख रहा है? ट्रांस नहीं। ये कैसा है? सब ऊपर के साइड जाते हुए दिख रहा है। ये भी ऊपर के साइड है, ये भी। तो यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू नॉट 0, यानी कि यहाँ पे द्विध्रुव अघूर्ण होगा। फिर दिया हुआ है म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे भी आप देख लो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कौन ज़्यादा ऋणात्मक है? नाइट्रोजन। तो एरो किधर है मेरा? नाइट्रोजन के साइड, और इधर डॉट। वैसे ही नाइट्रोजन में क्या रहता है? लोन पेयर, वो ज़्यादा ऋणात्मक हो नाइट्रोजन से, इसका एरो ऊपर होगा। तो यहाँ पे भी एरो सब कैसे दिख रहे हैं? सब ऊपर के साइड दिख रहे हैं, कोई ट्रांस नहीं है। तो ये भी म्यू इज इक्वल टू नॉट 0, यानी इसका भी कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट होगा। उसके बाद अगर क्लोरीन का देखूँ, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इसमें सब अलग अलग डायरेक्शन में है, यानी कि ये कैंसल आउट कर देंगे, तो म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। वैसे ही आपको कुछ कंपाउंड का निकाल के देखना है, आप अपने से निकाल के देखिएगा कि इसका डायपोल मूवमेंट 0 आ रहा है और किसका डायपोल मूवमेंट 0 नहीं आ रहा है। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, क्लोरोफॉर्म, PCl5, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, BFCO2, CH4, BeCl2। ये इनके आप डायग्राम बना के देखिएगा कि कैसे बन रहा है और किधर जा रहा है। और दूसरी बात, अगर डायग्राम ना बने तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें यहाँ पे मैंने इसकी संयोजकता लिखी है। कार्बन की 4, फॉस्फोरस की 5, सल्फर की 6, बोरॉन की 3, कार्बन की 4, बेरिलियम का 2। अब देखते हैं आणविक कक्षा सिद्धांत, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है? तो समान ऊर्जा वाले दो परमाणविक कक्षक आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, अतिव्यापन करते हैं और दो नए कक्षक बनाते हैं, दो नए आणविक कक्षक बनाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एस ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन। एस ऑर्बिटल कैसा रहता है? स्फेरिकल रहता है, यानी गोलाकार शेप में रहता है। यहाँ पे सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखेंगे, आणविक कक्षक 1s के दो परमाणु कक्षक कैसे कर रहे हैं? ओवरलैपिंग कर रहे हैं, अतिव्यापन। और दो प्रकार के कक्षक बनाएंगे, एक तो बनाएगा बॉन्डिंग और दूसरा बनाएगा एंटी बॉन्डिंग। अगर इसको चाहो तो इसको लिख सकते हो धनात्मक, और इसको लिख सकते हो ऋणात्मक, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। यानी दो का जब एडिशन होगा तो बॉन्डिंग बनेगा, और दो का जब सब्सट्रैक्शन होगा तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा। तो दो प्रकार का कक्षक बन गया, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग को बोलते हैं बंधित कक्षक और एंटी बॉन्डिंग को प्रतिबंधित कक्षक। इसको सिग्मा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सिग्मा स्टार 1 से। बॉन्डिंग का एनर्जी लो होता है, और जिसका एनर्जी लो होता है वो कैसा होता है? स्टेबल होता है। एंटी बॉन्डिंग का
एनर्जी हाई होता है और जिसका हाई होता है वो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, अस्थायी। दूसरा है एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। एक्सियल ओवरलैपिंग यानी कि अक्षीय अतिव्यापन। तो पी ऑर्बिटल कैसा बनता है, तो डंबल। तो एक्सियल मतलब इस प्रकार का ओवरलैपिंग। तो इस प्रकार का ओवरलैपिंग होता है तो ये भी दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। जब ये और ये कैसे हैं, प्लस प्लस, तब कैसा बनेगा, हमारा बॉन्डिंग बनता है। और जब एक प्लस एक माइनस हो तो यहाँ पे क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग, बीच में एक नोड बन जाता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको सिग्मा पी एक्स से, इसको सिग्मा स्टार पी एक्स से। ये कैसा है, बॉन्डिंग, और ये कैसा है, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है। उसके बाद है पार्शियल ओवरलैपिंग यानी कि पार्शियल अतिव्यापन यानी कि साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग में क्या होता है, इस टाइप का होगा, अरे ये प्लस है ये प्लस है तो ये दोनों जुड़ेंगे। धनात्मक में ये इस टाइप का हो जाएगा बॉन्डिंग, इसको हम लिखेंगे पाई पी वाई। देखो अक्षीय था तब हमने सिग्मा लिखा था, अब पार्श्वीय है यानी साइड वाइज है तब पाई लिखेंगे। दूसरा बनाएगा पाई स्टार पी वाई यानी कि एंटी बॉन्डिंग। अब आणविक कक्षकों का ऊर्जा आरेख देखते हैं, कैसे ऊर्जा आरेख बनाया जाता है। तो एनर्जी डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर बिलो 14 से जिसका एटॉमिक नंबर कम हो या जिसका एटॉमिक नंबर 14 तक हो यानी नाइट्रोजन तक, जैसे B2 के लिए, C2 के लिए, N2 के लिए क्या लिखेंगे हम, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px पाई इज इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और यहाँ पे सिग्मा स्टार 2pz। यहाँ पे ये ध्यान रखना, जब हम बिलो 14 या 14 तक लेते हैं, तो 14 तक जब लेते हैं तो यहाँ पे ये पहले आ जाता है पाई 2px और पाई 2py, 2pz बाद में आता है। और जब 14 से ज़्यादा लेते हैं तो ये 2pz पहले आ जाता है और ये बाद में आता है, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं, तो नाइट्रोजन का कितना होता है 7, तो N2 का कितना होगा 14। तो N2 का एटॉमिक नंबर है ये, तो 14 होता है मतलब 14 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करेंगे, तो 1s, एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2, और पी में कितने आ सकते हैं, तो पी में आ सकते हैं 6। और पी में क्या क्या है, पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड, यानी पी एक्स में 2 आ सकते हैं, पी वाई में 2 और पी जेड में 2। तो मैं जब इलेक्ट्रॉन डालूंगी तो इसमें क्या हो जाएगा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 2px और 2py। ठीक है, पहले तो इसमें मैंने एक एक डाला, ठीक, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, कितना हुआ 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट, इतना में मेरा इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे, तो एबब में देखो ये चीज़ याद रखना है, एबब और बिलो का जो मैंने बताया है यहाँ पे ये पहले आया था 2pz बाद में, और जो एबब 40 है O2 F2 या Ne2 का, वहाँ पे देखो 2pz पहले आया है और ये बाद में आया है। अब नाइट्रोजन के लिए अगर मैं आरेख बनाऊँ 14, तो सबसे पहले ये 1s के लिए ऑर्बिटल यहाँ पे बना हुआ है, ये बना हुआ है 1s, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डालेंगे एक यहाँ, फिर एंटी बॉन्डिंग का एक आएगा, ठीक, तो ये फुल हो जाएगा, ये सिग्मा 1s और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s। वैसे ही 2s के केस में भी होगा, वैसे ही 2p में होगा, एक एक यहाँ आएगा और एक एक इधर, तो एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग करके ये क्या हो जाएगा फुल। अब देखो नीचे वाला ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, और जितना ऊपर वाला दिख रहा है यहाँ पे ये बॉन्डिंग है, ये वाला, ये भी बॉन्डिंग है और ये भी बॉन्डिंग है, ठीक है। वैसे ही ये मेरा एंटी बॉन्डिंग है, ये ऊपर एंटी बॉन्डिंग है, और वैसे यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग है। अब सोच रहे होगे कैसे बना है ये, ठीक है, तो अभी मैं बताती हूँ ये कैसे बना है। पहले बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो देखो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग में 2 है, 2 4 6 7 8 9 10, कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में 10। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2
2 4 और है क्या ऊपर? नहीं है, तो 10 - 4/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? कितना हो जाएगा? 6 - 3/2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो नाइट्रोजन के बीच कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर? 3। बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो कितने हैं? 3 हैं, इसलिए नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अब ये बना कैसे है? तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना, मैंने कहा था यहाँ पे π2px और 2pz वाला, ये नीचे में जब फिल करोगे तो यहाँ पे देखो O2F2N2 का है, लेकिन अगर यही नाइट्रोजन का होता तो नाइट्रोजन के केस में क्या होता है? नाइट्रोजन के केस में ये पहले आता है फिर ये आता है, इसलिए पहले 2px फिर π2py बना है, उसके बाद 2pz बना है। लेकिन अगर ऑक्सीजन का लेंगे तो 2pz पहले आएगा, तो नीचे में 1 बनेगा और ऊपर में 2 बनेगा। ये ध्यान रखना, बस ऊपर का सेम रहेगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालने आ गया। अब एक चीज़ याद रखना, जैसे कि मैंने यहाँ पे N2 कहा, N2 कहा तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए? तो N2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 14। ये याद रखना, जो इवन नंबर मिलेगा आपको, इवन नंबर, ठीक है, तो इवन नंबर मिलेगा वो जनरली कैसा होगा? डायामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिक मतलब कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। ये ध्यान में रखना थोड़ा, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगा, सीधा इलेक्ट्रॉन काउंट करके आप बता लोगे प्रतिचुंबकीय है कि अनुचुंबकीय है। वैसे ही N2+ का निकालना है, तो N2 का कितना होता है? 14, प्लस दिया मतलब 1 कम कर दो तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 13, और 13 के लिए निकालना है तो सेम ऐसे ही फिल कर लेना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 10, और 1 कम हो जाएगा यहाँ बॉन्डिंग से, एंटी बॉन्डिंग से, तो कितना हो जाएगा? 10 - 3/2 यानी 7/2। कितना था? N2+ यानी कि 13 था ना, तो 10 तो इसका हो गया, 3 एक यहाँ से कम हो गई, यहाँ से यानी बॉन्डिंग से कम हो रहा है, सॉरी, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में तो यहाँ गया ही नहीं है, तो बॉन्डिंग से कम होगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9 - 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 5/2, इसलिए आ जाएगा 2.5। वैसे ही अगर N2 माइनस दिया है तो एक ज़्यादा हो गया यानी 15, तो 15 के केस में एक ज़्यादा हुआ मतलब एक ऊपर जाएगा, यानी 10 - 5/2 कितना आ जाएगा? 2.5। इस तरह सबका बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। अगर ऑड इवन करके देखो तो भी समझ में आ जाएगा। N2+, कभी भी कोई कंपाउंड डाया कब होता है? प्रतिचुंबकी, जब वो पेयर्ड हो, और पैरा कब होता है? अनुचुंबकी, जब वो अनपेयर्ड हो। यहाँ पे गिनो, N2+ यानी कितना है? 13, यहाँ पे 15, यहाँ पे 16, यहाँ पे 14, तो जितने इवन दिख रहे हैं ये 14 16 ये क्या हो जाएंगे मेरे? प्रतिचुंबकी। 13 15 क्या हो जाएंगे मेरे? अनुचुंबकी, ठीक है। अब नेक्स्ट बंध क्रम, तो बंध क्रम किसका ज़्यादा है? तो बंध क्रम अभी निकाला है हमने, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकाला हुआ है, तो किसका ज़्यादा है? N2 का ज़्यादा है। उसके बाद N2+ और N2- का इक्वल है, फिर N2 का, तो अरेंज कर लो बंध क्रम किसका ज़्यादा है, हमने अरेंज कर लिया। बंध लंबाई, तो बंध क्रम और बंध लंबाई एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी जिसका बंध क्रम ज़्यादा होगा उसकी बंध लंबाई कम होगी, दोनों एक दूसरे के उल्टा होंगे। स्थायित्व, जितना ज़्यादा बंध क्रम होगा वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी यहाँ पे रिलेशन निकल गया, बंध क्रम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्थायित्व और बंध क्रम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बंध लंबाई। ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे, तो ऑक्सीजन के लिए देखो मैंने वही चीज़ जो कहा था, यहाँ पे 2pz पहले आया है, फिर π2px और π2py, इसलिए यहाँ पे एक पहले लिए हैं 2pz, उसके बाद इन दोनों को लिए हैं। यहाँ पे भी वैसे फिल कर देना है, 16 है तो सब में फिल कर दो, कितना कितना आएगा? 2 2 4 2 6 2 8 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी मेरा बॉन्डिंग में कितना आ गया? यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किया है, यहाँ पे 2 है
यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ भी 2 आएगा। ठीक है, सब में पेयर्ड कर लेना आप लोग। तो यहाँ पे 2 बॉन्डिंग, 2 4 बॉन्डिंग और 6 यानी 10 बॉन्डिंग हो गया। एंटी बॉन्डिंग कितना आएगा? तो एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 आएगा, फिर 5 6 5 6 यानी 10 - 6 यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा ऑक्सीजन में? 2। तो O डबल बॉन्ड O। यहाँ पे 16 क्या है? 16 इलेक्ट्रॉन आए थे। ठीक है, तो 16 इलेक्ट्रॉन था इसमें, लेकिन यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन कैसा है? अनपेयर्ड है। जब भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा तो कंपाउंड कैसा बनेगा? अनुचुंबकीय बनेगा, यानी कि पैरामैग्नेटिक। वैसे ही बॉन्ड ऑर्डर दूसरे का भी निकालेंगे। O2 प्लस का, O2 माइनस, O2 2 माइनस, प्लस में 1 कम कर देना, माइनस में 1 बढ़ा देना, 2 माइनस में 2 बढ़ा देना। स्थायित्व का क्रम, जैसा जैसा बॉन्ड ऑर्डर का क्रम है वही उसके स्थायित्व का क्रम है। बंध लंबाई जस्ट बॉन्ड क्रम के उल्टा। नोट, यहाँ पे दिया हुआ है बंध क्रम। बंध क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? तो बंध क्रम का फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर बॉन्डिंग ज़्यादा है एंटी बॉन्डिंग से तो अणु बनेगा, लेकिन अगर बराबर है या कम है तो अणु का कोई स्थायित्व नहीं होगा। चुंबकीय गुण कैसे निकालते हैं? जब भी कोई कंपाउंड, जब भी आणविक कक्षक में सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हों? पेयर हो, इस तरफ पेयर हो। तो जब पेयर होते हैं तो वो होता है प्रतिचुंबकीय या डायमैग्नेटिक। और जब आणविक कक्षक में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो यानी कि अनपेयर्ड हो तो कैसा होता है? अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक। अनदर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, हाइड्रोजन का दिया हुआ है। तो हाइड्रोजन का कितना होगा? 1 होता है, और H2 दिया है तो 2 होगा। तो ये तो यहीं फिल हो जाएगा, कहाँ? 1s2 में। सिग्मा स्टार 1s2 1s में तो जाएगा ही नहीं। तो बॉन्डिंग ही 2 है, एंटी बॉन्डिंग 0 है, तो 2 - 0 करोगे तो 1 आ जाएगा। 1 बॉन्ड ऑर्डर यानी हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड बनेगा। वैसे ही H2 प्लस दिया है, मतलब एक ही है, एक कम हो गया तो 1 - 0, तो यहाँ पे क्या हो गया? 0.5। H2 माइनस में एक ज़्यादा हो गया, तो 2 बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, तो कितना आ जाएगा? 0.5। अब स्थायित्व का क्रम देखेंगे तो जिसका बंध क्रम ज़्यादा है वो ज़्यादा स्थायी है। ठीक है, अब आपको निकाल के देखना है हीलियम का, बेरिलियम का, N2 प्लस का, O2 2 माइनस का। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन देता है हीलियम 2 का अस्तित्व नहीं होता, क्यों? देखना, इसमें जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 0 आएगा। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा उस अणु का अस्तित्व नहीं होता। ठीक, बंध क्रम, बंध क्रम का भी मैंने बताया। बंध क्रम क्या होता है? बंध लंबाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बंध क्रम स्थायित्व के डायरेक्टली और बंध वियोजन ऊर्जा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आज के लिए इतना ही देखते हैं, कल देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस।